अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने अपनी प्रीवियस क्लास में 2 रिव्यू क्वेश्चंस को अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाया था, उसी तरह से आज भी अगले 2 रिव्यू क्वेश्चंस को आपके सामने रखूँगा, उन्हें मुकम्मल तौर पर डिस्कस करूँगा आपके सामने और एग्जैक्ट या करेक्ट आंसर को आपके सामने पेश करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने अगले 2 रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये 6th रिव्यू क्वेश्चन है 14.6। तो चलिए स्टूडेंट्स, सवाल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। डिफाइन, तो डेफिनेशन पूछी जा रही है किसकी? रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस सवाल के जवाब में रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करके देना है और उसके यूनिट्स बताने भी हैं क्या है और उसके यूनिट्स को भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन का शिकार मत होइएगा, ऐसे सवालात में आपको यूनिट्स को भी डिफाइन करना होता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बात रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? इस लफ्ज रेजिस्टेंस का मतलब है ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऑपोजिशन मीन्स रुकावट। अब एक कंडक्टर जो करंट को रुकावट पेश करेगा वो रेजिस्टेंस कहलाएगी। सवाल यह है कि एक कंडक्टर करंट को रुकावट क्यों पेश करेगा? तो चलिए समझने के लिए एक कंडक्टर के पास चलते हैं और सीखते हैं कि एक कंडक्टर ही इस करंट को रुकावट क्यों पेश करता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक वायर ड्रॉ की। इस वायर में बहुत सारे न्यूक्लियाई यानी सेंटर ऑफ एटम्स अपनी जगह पे फिक्स्ड होंगे। मैंने न्यूक्लियाई का लफ्ज इसलिए यूज किया क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, एक मेटल के अंदर एटम यानी उसका न्यूक्लियस फिक्स्ड होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं छोटे छोटे वो मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यानी लेट से आपने यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया, तो वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शनल हो जाएंगे, ये रश करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। डियर स्टूडेंट्स, इस रश के दौरान वो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस से टकराएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस या न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में पड़े हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मुतवातर या कॉन्टिन्यूअस कलेयन होगी इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ, और ज़ाहिर है इन कलेयंस के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिशन का सामना कर रहे हैं, रुकावट का सामना कर रहे हैं इन पॉजिटिव न्यूक्लियाइज के साथ टकराते हुए। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी ऑपोजिशन को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर देते हैं। अब क्योंकि हम इसे कह चुके हैं कि ऑपोजिशन है तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी यही है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट की बात होगी। मैंने हमेशा कहा है कि डेफिनेशन आप बुक की प्रेफर कीजिए। तो चलिए बुक के वर्ड्स को यूज करते हैं। हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which offer the opposition to the flow of current through it is called a resistance। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लीजिए, आपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी याद कर ली। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी कहते हैं खसूसियत को। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच ऑफर द ऑपोजिशन, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रुकावट पेश करती है किसको? टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, उसके अंदर से गुजरने वाले करंट को जो रुकावट
प्रॉपर्टी पेश करेगी, उस प्रॉपर्टी का नाम हमने रेजिस्टेंस रखा है, उस खसूसियत का नाम हमने रेजिस्टेंस रखा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो रही रेजिस्टेंस, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। हमें इस रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के साथ साथ इसके यूनिट्स को भी डिफाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेजिस्टेंस? तो चलिए यूनिट्स डिफाइन करने के लिए पहले यूनिट्स बताने पड़ेंगे। हम कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई R में R अगर रेजिस्टेंस है तो R के यूनिट्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? R इज गोइंग टू बी V ओवर I। व्हाट इज V? डियर स्टूडेंट्स, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, जिसे V यानी वोल्ट्स से डिफाइन किया जाता है, और I इज एम्पेयर, जिसे आप मैयर भी एम्पेयर में करते हैं, यूनिट्स ऑफ करंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वोल्ट्स पर एम्पेयर लिखूं तो ये 1 ओहम बनता है। ये तो आपने यूनिट्स बताए, अब आपको डिफाइन भी करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या बनेगी? आप सिंपली ओहम को कह देंगे इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस produces the current of 1 ampere, then the resistance of the conductor is just 1 ohm। तो चलिए यही बात लिख देते हैं, if 1 volt potential difference cause the current of 1 ampere to pass through the conductor, then the resistance of the conductor is 1 ohm। तो my dear students, major important meaning इन्हीं 3 लाइनों में छुपा है। if 1 volt potential difference, कितना? 1 volt का potential difference causes the current of 1 ampere to pass through the conductor, then सिर्फ इसी सूरत में जो रेजिस्टेंस होगी उस मटेरियल की वो 1 ओहम कहलाएगी। तो इसके केस में आप इसका फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए यूं लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर, देन द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 ओहम। स्टूडेंट्स, ये सिंबल ओहम के लिए यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट along with डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन 14.7। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? स्टूडेंट्स, अगेन एक डिफरेंस का क्वेश्चन है तो यकीनन ये भी इंपॉर्टेंट ही होगा। तो सवाल ये है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फ़र्क है। तो पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर्स की। डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स क्या होंगे? कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। मैं सिर्फ लफ्ज़ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कह रहा हूँ स्टूडेंट्स? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हमारी कंडक्शन से मुराद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। हम यहाँ पे थर्मल कंडक्शन का जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि याद रखिए मैं ये बात चैप्टर के दौरान पढ़ाते हुए भी बता चुका हूँ कि तमाम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स तो अच्छे थर्मल कंडक्टर्स हैं, लेकिन तमाम अच्छे थर्मल कंडक्टर्स अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हों ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई कंडीशन या शर्त नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ लफ्ज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का यूज़ करूँगा। सो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच कैन कंडक्ट electricity through them, yeah, which can pass the electricity through them are called as conductors। तो my dear students, चलिए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? materials which can pass the electricity through them are called conductors। उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि इनकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंडक्टर्स. तो चलिए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं. तकरीबन तमाम मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स हैं. तो कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए आमतौर पर मेटल्स ही कंसिडर होते हैं सॉलिड्स में. तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स में आप आयरन भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं. ये तमाम इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं. अब सवाल ये है कि व्हाई द कंडक्टर्स आर द गुड कंडक्टर्स. कंडक्टर्स आखिर कंडक्टर क्यों होते हैं, कंडक्शन क्यों कर सकते हैं. आप कह सकते हैं कि मेटल्स कंडक्टर क्यों होते हैं. तो स्टूडेंट्स, जवाब बहुत सिंपल है. मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मैंने इस बात को ड्यूरिंग लेक्चर बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि आखिर ये जो हम जुमला बोल देते हैं कि मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है. स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इन मेटल्स के अंदर जो हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियाइज मौजूद हैं, उन पॉजिटिव न्यूक्लियाइज के साथ इलेक्ट्रॉन पक्के पक्के बॉन्डेड नहीं है. जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ एटम्स को ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर एक सिंगल एटम को भी ड्रॉ करके दिखाता हूं. अगर आप एक सिंगल एटम को देखें तो एक सिंगल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी के साथ बॉन्डेड है. यानी दिस इलेक्ट्रॉन will never leave this nucleus. इस न्यूक्लियस को कभी नहीं छोड़ेगा. This electron is bonded to this single atom. This electron is the localized electron. Students, localized से मुराद क्या है, ये सिर्फ इसी एटम की मलकियत है. जबकि मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता. डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स के केस में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से मैं वो ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो लोकलाइज नहीं है, वो सिर्फ एक ही एटम की मलकियत नहीं है. आप जानते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. मेटल्स अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से इतनी मोहब्बत नहीं करते. यानी वो मेटल्स अपने न्यूक्लियस के गिर्द आखिरी शेल में रोटेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड नहीं रखते. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर इन दिस होल स्ट्रक्चर. So that is why these electrons are called as free electrons. जैसे ही आप इन free electrons को potential difference देंगे, so all these electrons will start moving in a specific direction. ये तमाम electrons positive की तरफ direct हो जाएंगे और यही बन जाएगा current. So my dear students, conductors have got free electrons. That is why conductors can conduct electricity. अब आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह वाकिफ हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी एटम की, सिंगल एटम की मलकियत ना हो. ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पूरे मटेरियल में फ्रीली रोम कर सकें. रोम कहते हैं फिरने को. जो पूरे मटेरियल में फ्रीली घूम फिर सकें वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. तो ये स्टूडेंट्स, ये तो मामला है कंडक्टर्स का. इंसुलेटर्स क्या होंगे जरा सोचिए. तो चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग देते हैं इंसुलेटर्स की. सो व्हाट आर इंसुलेटर्स. स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स क्या होंगे. वो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना की जा सके, जिनमें से कंडक्शन ना हो सके, वो इंसुलेटर्स कहलाएंगे. तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं. मटेरियल्स थ्रू विच electricity cannot be passed या cannot be flown, दोनों बातें कह सकते हैं, are called insulators. Students, insulators की examples क्या होंगी. What are the examples of insulators? स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स में कॉमन एग्जांपल वुड हो सकती है. लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती नहीं है. प्लास्टिक हो सकता है. सो चलिए लिख देते हैं, प्लास्टिक इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर. माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बातें बहुत सिंपल हैं. अब सवाल ये है कि इंसुलेटर, आखिर इंसुलेटर क्यों है, आखिर इंसुलेटर कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता. इंसुलेटर के पास क्या कमी है कि वो कंडक्शन पॉसिबल नहीं कर सकता.
स्टूडेंट्स इसके पास कमी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब इंसुलेटर में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, इंसुलेटर्स में एटम के गिर्द घूमने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के साथ बाउंड है। वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो इस एटम के गिर्द घूम रहे हैं, चाहे वो इनर शेल के हों यानी पहले दूसरे शेल के हों या आखिरी आउटर मोस्ट शेल के हों, ये इलेक्ट्रॉन्स इसी एटम की मलकियत है। ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे एटम में नहीं जा सकते। ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोकलाइज्ड का लफ्ज लोकल से निकला है, यानी एक ही एटम के। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव थ्रू द मटीरियल, थ्रू द सब्सटेंस। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, localized electrons. So these are not the free electrons. Since we do not have the free electrons in the insulator, so insulators cannot conduct electricity. उम्मीद करता हूँ my dear students ये concept आपको समझ आया है. Now you can differentiate between conductors and insulators, and now you can even tell the reason why the conductors are the conductors and insulators are not. तो चलिए स्टूडेंट्स अब एंड पे वो जो बात हमने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में कही थी उसे रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कहा था कंडक्टर्स में थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने ये बात कही थी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं वो थर्मल कंडक्टर्स तो होंगे, यकीनन होंगे, क्योंकि थर्मल कंडक्शन का मतलब है हीट की कंडक्शन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं वहां पर ये हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैंने ये कहा था कि ऑल थर्मल कंडक्टर्स आर नॉट द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इसकी एग्जांपल मैंने आपको चैप्टर में करवाई थी और यहाँ पर रिकॉल करवा देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड फेक डायमंड्स। रियल और फेक डायमंड्स का फर्क स्टूडेंट्स क्या है? रियल और फेक डायमंड्स का फर्क इनकी थर्मल कंडक्शन ही तो है। आप जानते हैं कि जो फेक डायमंड्स हैं, जो प्लास्टिक या ग्लास के बने होते हैं, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत पुअर है। यानी कि अगर एक ज्वेलर एक फेक डायमंड को अपने होंठों के साथ, लिप्स के साथ टच करे तो बता सकता है कि ये फेक डायमंड है। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो रियल डायमंड है वो बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टर है। वो होंठों से टच करते ही महसूस हो जाएगा कि इंतहाई ठंडा है, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत गुड है। तो डियर स्टूडेंट्स इस केस में ये बात कही जा सकती है कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड इज वेरी गुड। So that is why it is said to be that it is the good conductor of heat, but not the good conductor of electricity. So my dear students, this is how with the help of thermal conductivity we can differentiate even between the real and fake diamonds. उम्मीद करता हूँ तमाम कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुँचे हैं। My dear students, इस आज के लेक्चर में हमने 6 और 7 रिव्यू क्वेश्चंस को पढ़ा, सीखा और समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इन्हें सीखा और समझा होगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में कुछ नए सवालात के साथ। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।